बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को डिस्कस करना है। ये जो आर्टिकल है ये ऑलमोस्ट हम अपने प्रीवियस लेक्चर जो सेल स्ट्रक्चर के लिहाज से थे सब में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज उसको थोड़ा सा ना रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज से मुराद ये है कि ये जो पॉइंट है ये हर ऑर्गेनेली के लिहाज से हमने इन पॉइंट्स को डिस्कस किया, तो लेकिन आज थोड़ा सा उसको समराइज़ कर लेते हैं कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में क्या डिफरेंस है। अच्छा, सबसे पहले चूंकि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों सेल्स हैं तो सेल्स की वजह से कुछ सिमिलैरिटीज़ उनके दरमियान पाई जाती है। पहले हम सिमिलैरिटीज़ को डिस्कस करेंगे और फिर बाद में हम प्रोकैरियोटिक सेल्स को डिस्कस करेंगे और उसको फिर हम यूकैरियोटिक सेल के साथ डिफरेंशिएट भी साथ साथ करते चले जाएंगे। तो सिमिलैरिटीज़, दोनों के पास डीएनए जेनेटिक मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल होता है, यानी इंफॉर्मेशन सेंटर के तौर पे इस्तेमाल होता है। दूसरा, दोनों के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज ए कवरिंग मौजूद होती है, यानी दुनिया का हर सेल उसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। इसी तरह दोनों के पास राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये तीन सिमिलैरिटीज़ हैं जो आपकी बुक में लिखी हुई है। अब हम डिस्कस करेंगे इनकी एग्जांपल्स। अच्छा, हमारे पास जो प्रोकैरियोट है उसमें बैक्टीरिया और बैक्टीरिया के आगे जितने भी ग्रुप हैं जैसे साइनोबैक्टीरिया वगैरह सारा कुछ आ जाता है। और इसमें दूसरा एक बैक्टीरिया की एक छोटी सी क्लास है जो सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म दुनिया के समझे जाते हैं, आर्चियोबैक्टीरिया। यानी ये बैक्टीरिया आमतौर पे एक बड़ा ग्रुप है और जो आर्चियोबैक्टीरिया एक छोटा सा ग्रुप है ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल बैक्टीरिया है। ज़्यादातर बैक्टीरिया के जो किंगडम है उनमें इनकी तादाद जो आम बैक्टीरिया है उनकी ज़्यादा होती है। ये छोटा सा ग्रुप है बैक्टीरिया के अंदर ही। तो आर्ची कोई अलग से ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये बैक्टीरिया की एक छोटा सा ग्रुप है और इनको बहुत ही ज़्यादा सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म कंसिडर किया जाता है। और उसके अलावा बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्चियोबैक्टीरिया के अलावा बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो आमतौर पे यूकैरियोट में आ जाते हैं, चाहे वो एल्गी हैं, चाहे वो फंजाई हैं, चाहे वो प्रोटोजोन्स हैं, चाहे वो आप कैसे फंजाई लाइक प्रोटिस्ट हैं, फंजाई है, एनिमल से कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा वो सारे का सारा हमारे पास यूकैरियोट के अंदर आएगा। अच्छा, अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल के हवाले से बात करें तो ये सिंपल है, इनके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर नहीं होते, तो दे आर द सिंपलिसिटी आर मच सिंपलर देन यूकैरियोटिक सेल्स। और इनकी अगर हम सिंपलिसिटी की बात करें तो ज़्यादातर 99% इनमें जो ऑर्गेनिज्म है वो यूनिसेलुलर होते हैं। हाँ, साइनोबैक्टीरिया बैक्टीरिया के एक ग्रुप है, उसके कुछ मेंबर में मल्टी सेलुलरिटी पाई जाती है, वो मल्टी सेलुलर भी होते हैं। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल का जो आम रूल है, जो ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म है वो यूनिसेलुलर है और यूनिसेलुलर आमतौर पे सिंपल होते हैं। लेकिन जब हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात करते हैं तो यूकैरियोटिक सेल में ज़्यादातर मल्टी सेलुलर है, कुछ यूनिसेलुलर है। यानी प्रोकैरियोट में बहुत सारे यूनिसेलुलर है और बहुत ही थोड़े आटे में नमक के बराबर मल्टी सेलुलर, जैसे साइनोबैक्टीरिया के कुछ मेंबर मल्टी सेलुलर है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में इसके अपोजिट है, ज़्यादातर ऑलमोस्ट 80% 85% ये मल्टी सेलुलर है और थोड़ी सी इनके अंदर जो अमाउंट है, नंबर्स हैं, वो यूनिसेलुलर के हैं। अच्छा, साइज़ की बात करें, आमतौर पे जो प्रोकैरियोट हैं वो यूकैरियोट से छोटे होते हैं, 2 से 8 माइक्रोमीटर इनका साइज़ होता है। और जो आम ऑन एवरेज यूकैरियोटिक सेल्स हैं उससे ये तकरीबन जो साइज़ है ये 10 गुना छोटा है। लेकिन ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है कि हमेशा प्रोकैरियोट यूकैरियोट से छोटे होंगे। काफ़ी सारे प्रोकैरियोटिक सेल्स ऐसे भी होते हैं या ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो यूकैरियोटिक सेल से बड़े होते हैं, यूकैरियोटिक सेल से बड़े होते हैं। जैसे एक ऑर्गेनिज्म है, मछली के पेट में एक बैक्टीरिया रहता है, उसका नाम है पोलोपिशियम फिशलसोनी। ये एक आम जो एवरेज यूकैरियोटिक सेल है उससे कई गुना बड़ा होता है। तो ये यूनिवर्सल लॉ, लेकिन अमूमी तौर पे हम यही बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल छोटे होते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स बड़े होते हैं। अच्छा, उसके बाद आपको पता है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का नाम उनके न्यूक्लियस की वजह से दिया गया। प्रोकैरियोट में प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता और यूकैरियोट में न्यूक्लियस होता है, डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस होता है और ऐसा न्यूक्लियस होता है जिसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन होती है। अच्छा, प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस वाला काम एक डीएनए का मॉलिक्यूल कर रहा है। अगर हम बात करें यूकैरियोट के न्यूक्लियस की तो यूकैरियोट का जो न्यूक्लियस है एक तो वो प्रॉपर है, दूसरा उसमें जितनी भी सेल को कंट्रोल करने की एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है वो क्रोमोसोम कर रहे हैं और क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होते हैं। यानी इस सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल डीएनए ही कर रहा है, लेकिन डीएनए क्रोमोसोम में या क्रोमेटिन मटेरियल में होते हैं। ये बात हमने पहले डिटेल में डिस्कस की थी जब न्यूक्लियस का आर्टिकल पढ़ा था। और उसके बाद उनके इर्द गिर्द प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती। लेकिन जो यूकैरियोट का सेल है उसके अंदर एक डीएनए मॉलिक्यूल है, बड़ा छोटा हो ये एक अलग कहानी है, किसी में बड़ा होता है किसी में छोटा होता है।
आमतौर पे सेंट्रल रीजन में, ये एक डीएनए पूरे सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है। तो ये न्यूक्लियस की तरह बिहेव कर रहा है। यानी आप ये समझें जिस तरह यूकैरियोट में न्यूक्लियस पूरी एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है, इसी तरह प्रोकैरियोट में एक डीएनए पूरे सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है। तो इस वजह से इसके लिए हम वर्ड न्यूक्लियस का इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि बैक्टीरिया के अंदर जो हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं न्यूक्लियोइड, ऑइड का लफ्ज़ अगर किसी के एंड पे लगा हो ना तो लाइक के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं। ये न्यूक्लियस की तरह है, न्यूक्लियस की तरह है। तो बहरहाल प्रोकैरियोट में प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, इनमें डीएनए होता है, लेंथ ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। ये तो बैक्टीरिया की एक्टिविटी के लिहाज से और ये आमतौर पे सेंटर में या सेंटर के करीब होता है। तो ये जो हमारे पास डीएनए है ये न्यूक्लियोइड, यानी आप ये समझ लें कि एक ही डीएनए, बैक्टीरिया का न्यूक्लियस भी है, बैक्टीरिया के क्रोमोसोम भी है, बैक्टीरिया के क्रोमेटिन मटेरियल, वो एक ही डीएनए सारे काम कर रहा है। चूंकि इसमें एक डीएनए होता है, इस वजह से हम कहते हैं बैक्टीरिया के जो सेल है वो हैप्लॉइड होते हैं। हाँ, जब हम यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो यूकैरियोट में आमतौर पे जो क्रोमोसोम है वो पेयर की शक्ल में होते हैं। तो जब भी क्रोमोसोम पेयर की शक्ल में होंगे वो डिप्लॉइड कहलाएंगे। ये हमने बात न्यूक्लियस वाले आर्टिकल में डिस्कस की थी। क्लियर? तो इस वजह से बैक्टीरिया के जो सेल हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। अच्छा, कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं उसमें इस डीएनए के अलावा छोटे छोटे डीएनए के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, इनको प्लाज्मिड्स कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? प्लाज्म। लेकिन ये सारे बैक्टीरिया का हिस्सा नहीं, कुछ बैक्टीरिया का हिस्सा है और इनका काम आमतौर पे बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट प्रोवाइड करें ताकि एंटीबायोटिक बैक्टीरिया पे हमला ना करे। तो एंटीबायोटिक से बचाने वाली जो करैक्टरिस्टिक है वो आमतौर पे इन प्लाज्मिड्स की वजह से होती है। बहरहाल ये सारे बैक्टीरिया में नहीं होते, जिन बैक्टीरिया के अंदर होते हैं उनके अंदर एंटीबायोटिक को रेजिस्ट करने की एफिशिएंसी भी ज़्यादा होती है। अच्छा, ये बात तो हम हर ऑर्गेनेली के साथ डिस्कस करते आए हैं। हर वो ऑर्गेनेली जिसमें मेम्ब्रेन होगी वो आमतौर पे बैक्टीरिया के अंदर नहीं पाई जाती, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। तो ये सारे वो ऑर्गेनेली है जिनके अंदर मेम्ब्रेन होती है। क्लोरोप्लास्ट ये प्लांट के अंदर होते हैं, आपको पता है, और इनकी वजह से फोटोसिंथेसिस होनी है। क्लोरोप्लास्ट का जो अहम वो क्लोरोफिल, अहम पिगमेंट जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है फोटोसिंथेसिस की, वो क्लोरोफिल है। क्या बैक्टीरिया में जब क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा तो हम बज़ाहिर ये समझेंगे शायद क्लोरोफिल भी नहीं होगा? नहीं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे जो फोटोसिंथेटिक होते हैं उनके अंदर क्लोरोफिल होता है, लेकिन वो क्लोरोफिल उनका साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर ही बिखरे पड़े होते हैं क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल। लेकिन जब हम यूकैरियोट की बात करेंगे तो उसमें जो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल क्लोरोप्लास्ट के अंदर लगे होते हैं। तो यूकैरियोट के अंदर क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल क्लोरोप्लास्ट में लगे होते हैं। ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। अगर बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक है और उसमें क्लोरोफिल है तो उसके जो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल हैं वो बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में ही स्कैटर्ड होंगे। तो बहरहाल ये जितने भी फंक्शंस ये ऑर्गेनेली परफॉर्म करते हैं तो बैक्टीरिया के अंदर वो सारे फंक्शंस हो रहे होते हैं, लेकिन उनको परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं। अच्छा, साइटोप्लाज्म, अगर हम यूकैरियोट की बात करें तो यूकैरियोट में ना बहुत ज़्यादा छोटी छोटी सेपरेशंस हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक अपना छोटा सा रूम है जहाँ एक मखसूस काम हो रहा है। न्यूक्लियस एक अपनी सी सेपरेशन, एक छोटा सा कमरा है, वहाँ एक अपना काम। क्लोरोप्लास्ट, लाइजोसोम, पेरोक्सिसोम, तो ये सारे के सारे ना छोटे छोटे डिपार्टमेंट या छोटे छोटे कंपार्टमेंट या छोटे छोटे रूम यूकैरियोट के अंदर है। लेकिन प्रोकैरियोट में ऐसा नहीं। प्रोकैरियोट में जस्ट सेल मेम्ब्रेन के नीचे साइटोप्लाज्म है, उस साइटोप्लाज्म के अंदर जो चीज़ें हैं वो एक दूसरे से सेपरेट नहीं होती, वो एक दूसरे से सेपरेट नहीं होती। यानी आप ये समझ लें कि प्रोकैरियोट एक बड़े से हॉल की तरह काम कर रहा है, जब उस हॉल के अंदर ही सारे काम हो रहे हैं। लेकिन यूकैरियोट में ये सेपरेशन है, छोटे छोटे रूम्स बने हुए और हर रूम के एक डिफरेंट फंक्शंस है। तो यही बात लिखी गई है कि साइटोप्लाज्म ये एक यूनिट की तरह बिहेव कर रहा है, एक हॉल की तरह काम कर रहा है, विद नो इंटरनल सपोर्टिव स्ट्रक्चर। अंदर कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर्स नहीं है जो मेम्ब्रेन्स की वजह से अलग-अलग हूँ। ठीक है, राइबोसोम्स दोनों में होते हैं, प्रोकैरियोट में भी होते हैं, यूकैरियोट में भी होते हैं। यूकैरियोटिक राइबोसोम स्मॉलर होते हैं यूकैरियोटिक सेल से, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम स्मॉलर होते हैं यूकैरियोटिक सेल से। कितने स्मॉलर होते हैं ये भी हमने राइबोसोम वाले टॉपिक में डिस्कस किया था। अच्छा, आमतौर पे जो राइबोसोम है वो दो यूनिट का कॉम्बिनेशन होते हैं, जिनको हम एक स्मॉलर सब यूनिट है, एक लार्जर सब यूनिट है। उनकी वैल्यूज़ हैं और उनकी वैल्यूज स्वेडबर्ग के अंदर हम मेजर करते हैं। ये बड़ी डिटेल्स हम राइबोसोम वाले टॉपिक में डिस्कस हमने किया था।
प्रोकैरियोट में जो स्मॉलर सब यूनिट है वो 30s होता है, लार्जर सब यूनिट 50s होते हैं। जब ये दोनों मिलते हैं तो ये 70s का पार्टिकल बनता है। लेकिन यूकैरियोट में ये 40s होता है, लार्जर 60s होता है, दोनों के मिलने से 60s का पार्टिकल 80s का पार्टिकल बनता है। आगे इसके रीज़न, ये दोनों के मिलने से पार्टिकल 80s का बनना चाहिए था, 70s का क्यों बना? और यूकैरियोट में 40s 60s इनके मिलने से 80s का पार्टिकल क्यों बना, ये हमने राइबोसोम वाले टॉपिक में बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था। ऑलमोस्ट मुझे इसको समझाने के लिए 5 से 10 मिनट लगे थे, तो इस वजह से आप लोगों ने इसको राइबोसोम वाले टॉपिक में ही देख लेना है। अच्छा, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द सेल वॉल होती है और ये ज़्यादातर मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स में होती है। एक बात हम समझते हैं कि बैक्टीरिया के हर बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है। बैक्टीरिया के हर बैक्टीरियल सेल में सेल वॉल नहीं होती, बल्कि हमारे पास एक छोटा सा ग्रुप है बैक्टीरिया जिसको माइकोप्लाज्मा कहा जाता है। उसके आमतौर पे ये जो टीबी वगैरह की बीमारी है ना, ये उसी ग्रुप की वजह से होती है। तो उस ग्रुप के अंदर सेल वॉल नहीं है। तो आप ये समझ लें कि 98% बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे जिनमें सेल वॉल नहीं होती। तो इस वजह से यहाँ मोस्ट का वर्ड इस्तेमाल किया, क्योंकि ये बात हम बार बार डिस्कस करते हैं, जहाँ भी मोस्ट का वर्ड इस्तेमाल होता है तो इसमें आप 99.99% आप समझ जाते हैं कि बात ठीक होगी। हो सकता है 0.1% इस रूल को फॉलो, और 100% बात नहीं होगी, इसमें 100% बात नहीं होगी। क्लियर? तो बहरहाल मेजॉरिटी ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल होती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द होती है, और इसमें सेलुलोज नहीं होती। ये भी हमने सेल वॉल वाले टॉपिक में बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था। जो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन पर मुश्तमिल होती है। अब पेप्टाइडोग्लाइकेन 2 किस्म के मालिक्यूल का मजमूआ है, एक शुगर जिनको हम पॉलीसेकेराइड या कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, दूसरा अमाइनो एसिड्स। तो इन दोनों के मिलने से जो एक बड़ा सा मालिक्यूल बनता है उसको पेप्टाइडोग्लाइकेन कहते हैं, और पेप्टाइडोग्लाइकेन आपस में मिलके पूरा का पूरा सेल वॉल जो बैक्टीरिया के अंदर उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। अच्छा, बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल होती है, जैसे मैं कहता हूँ ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल वॉल है, इसके इर्द गिर्द भी कुछ लेयर्स होती हैं जो एक कवरिंग बनाती है सेल वॉल के बाहर। इन कवरिंग को कैप्सूल कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? कैप्सूल। अच्छा, अगर ये बहुत टाइटली हो, यानी जैसे किसी ने बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहने हो, तो इसको हम कैप्सूल कहेंगे। अगर बाज़ दफ़ा ये लूजली होती हैं तो इनके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं स्लाइम कैप्सूल। तो बहरहाल ये 2 किस्म के स्ट्रक्चर हैं। तो आमतौर पे कुछ ये कैप्सूल सारे बैक्टीरिया में नहीं होते, कुछ में होता है। तो सेल वॉल के बाहर जो एक कवरिंग होती है उसको कैप्सूल कहते हैं। अगर वो टाइटली बाउंड हो तो उसको सिंपल कैप्सूल कहेंगे, अगर वो लूजली बाउंड हो तो वो स्लाइम कैप्सूल कहलाएगा। ये हम आगे पढ़ेंगे भी सही जब बैक्टीरिया के आर्टिकल्स को डिस्कस किया जाएगा। अच्छा, आमतौर पे बैक्टीरिया की सरफेस पर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, काफ़ी सारे, और ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है इनको पिलाई कहा जाता है, और ये बैक्टीरिया इनको अटैचमेंट के लिए इस्तेमाल करता है। और एक और प्रोसेस है, बैक्टीरिया इनको बाज़ दफ़ा ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जिसको कंजुगेशन कह सकते हैं, कि बाज़ दफ़ा बैक्टीरिया अपने डीएनए को दूसरे सेल में वो भेज रहा होता है, या ज़्यादातर वो जो ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है वो इन पिल्लाई के ज़रिए से होते हैं। ये बैक्टीरिया वाला जो आर्टिकल है उसमें डिस्कस किया गया। तो बहरहाल पिल्लाई ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर है, मेन काम इनका अटैचमेंट के लिए, और कुछ बैक्टीरिया इनको ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल यानी कंजुगेशन, ये जो ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन 2 बैक्टीरिया को कंजुगेशन कहा जाता है। तो बाज़ दफ़ा पिल्लाई कंजुगेशन के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, और ये पिल्लाई सिर्फ बैक्टीरिया के कुछ मेंबर में होते हैं, ये भी सब में नहीं होते। अच्छा, इसी तरह बैक्टीरिया का जो फ्लैजेला है, ये तो हमने पिछले आर्टिकल में डिस्कस भी किया था, फ्लैजेला और सीलिया का। वहाँ जो हमने फ्लैजेला को डिस्कस किया, सीलिया को डिस्कस किया, वो यूकैरियोटिक थे। एंड पे एक लाइन भी लिखी हुई थी प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला के हवाले से। तो प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला प्रोटीन के मिलने से बनते हैं, और उस प्रोटीन का नाम है फ्लैजिलिन। रिपीटिंग यूनिट क्या होता है कि जैसे मैं कहता हूँ एक फ्लैजिलिन का मालिक्यूल है, फिर दूसरा भी उसके साथ लगोगे वो फ्लैजिलिन का मालिक्यूल होगा, तीसरा फ्लैजिलिन, चौथा फ्लैजिलिन, 5वां फ्लैजिलिन। अगर एक ही किस्म के मालिक्यूल रिपीट हो रहे हो तो इसको हम रिपीटिंग यूनिट कहते हैं। जैसे ये दीवार है ना, इसमें ईंटें लगी होती है, एक ईंट के साथ अगली ईंट, तो ईंट को हम कहेंगे ये रिपीटिंग यूनिट है। तो बहरहाल जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला है
तो इसमें मालिक्यूल्स के मिलने से वो लंबा सा स्ट्रक्चर बनेगा जो फ्लैजेला का काम करेगा। लेकिन जब हम यूकैरियोटिक फ्लैजेला की बात करते हैं वहाँ प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। वो जो 9+2 की ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़ी थी कि 2 सेंटर में होते हैं और 9 डबलेट्स होते हैं सराउंडिंग के अंदर, तो वो प्रॉपर जो अरेंजमेंट है माइक्रोट्यूब्यूल्स की वो आमतौर पे बैक्टीरिया वगैरह के अंदर नहीं होती, क्योंकि ओवरऑल ये जो साइटोस्केलेटन है ना, जिसमें माइक्रोट्यूब्यूल एक पार्ट है, तो साइटोस्केलेटन आप कह सकते हैं मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया में एब्सेंट होता है, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स भी मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया में एब्सेंट होती है। सेल डिवीजन, जो यूकैरियोटिक सेल है वो माइटोसिस मियोसिस के जरिए से तकसीम होते हैं। माइटोसिस मियोसिस का मतलब प्रॉपर सेल डिवीजन की मुख्तलिफ फेजेस का मजमुआ है। पहले 2 बड़ी फेजेज है, कार्योकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, फिर कार्योकाइनेसिस फर्दर डिवाइड है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, तो ये जो पूरी सीक्वेंस ऑफ इवेंट है ये माइटोसिस मियोसिस में नजर आ रही होती है। लेकिन जो बैक्टीरिया वो सिंपल बाइनरी फिशन के जरिए से डिवाइड होते हैं। बाइनरी फिशन में क्या होता है, एक सेल होते हैं, उसमें उसका डीएनए होता है, क्योंकि बैक्टीरिया में न्यूक्लियस वगैरह तो होते नहीं, सिर्फ डीएनए होता है। डीएनए अपनी कॉपी बनाते हैं, वो डीएनए एक दूसरे से अलहदा होता है, दरमियान से सेल पिचकता है, 2 हिस्से हो जाते हैं। ये सिंपल सी सेल डिवीजन है, यानी आप कह सकते हैं सेल 2 हिस्सों में तकसीम होता है आफ्टर डुप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो इस तरह की तकसीम को हम क्या कहते हैं, बाइनरी फिशन। वो जो प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ इवेंट है, वो जो पूरे स्टेप्स का मजमूआ है, माइटोसिस मियोसिस, इस तरह की जो माइटोसिस मियोसिस है वो बैक्टीरिया के अंदर आमतौर पर नहीं होती। तो ये हमारे पास प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में जो डिफरेंस है, बाद दफ़े ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन तो इसमें से आते ही हैं। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।